Good morning student, welcome your online class. At class चैप्टर 1 कैसे कब और कहाँ। हम इतिहास का चैप्टर 1 कैसे कब और कहाँ पढ़ रहे हैं। इसके पहले मैंने आपको पहले क्लास में मैंने आपको बताया था कि तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं, तारीखें कहाँ से आती हैं, कैसे उनका निर्माण किया या कौन सी तारीख निश्चित की गई कि हम अवधियां कैसे तय करते हैं, इन सब के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे प्रशासन अभिलेख तैयार करता है कि हमारा जो भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकारों ने कौन से स्रोतों का इस्तेमाल किया था। इसमें कि हम प्रशासन अभिलेख तैयार कैसे करता है, कि प्रशासन को अभिलेख कहाँ से मिले या उन्होंने कैसे तैयार किए, हम यहाँ पढ़ेंगे। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होता है कि अगर हम कोई भी रिकॉर्ड को देखते हैं, हमें किसी चीज की जानकारी लेनी होती है तो हम क्या करते हैं, उसके रिकॉर्ड्स को देखते हैं। जैसे कि अभी आप स्कूल आते हो तो हम आपके स्कूल का पूरे मंथ का डाटा देखते हैं कि आप कौन से दिन स्कूल आए, कौन से दिन स्कूल नहीं आए, तो उसका हम क्या करते हैं, एक पूरा रिकॉर्ड बनाते हैं। तो उसी तरह से सरकार भी अपने इन रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखती है कि उनको रिकॉर्ड्स को बनाती है। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीजों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है, कि अंग्रेजी सोचते थे कि हमें रिटर्न फॉर्म में लिखित तौर पे उनको लिखना बहुत जरूरी है, ताकि हम उनको, और लिखना इसलिए जरूरी था ताकि आने वाले समय में इन सब की जानकारी आने वाली पीढ़ी को भी हो सके। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना बहुत जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीजों का अच्छी तरह से अध्ययन किया जा सकता था, क्योंकि ऐसा करने के बाद अभी मैंने रिकॉर्ड नहीं लिखा कि कोई बच्चा नहीं है, मैंने रजिस्टर में आपके रिकॉर्ड नहीं रखा, तो मुझे क्या पता लगेगा कि कौन सा बच्चा किस महीने स्कूल आया, किस महीने नहीं आया। मुझे क्योंकि इतने सारे बच्चों में इतना तो पता नहीं कि कौन बच्चा आया है, कौन बच्चा नहीं आया, इसीलिए हम अटेंडेंस रजिस्टर में आपके प्रेजेंट एब्सेंट को शो करते हैं ताकि हमें उस बच्चे की जानकारी हो सके। तो सरकार ने, अंग्रेजी की सरकार ने भी यही सोचा कि हमें इन रिकॉर्ड्स के द्वारा हम हमारे सरकारी दस्तावेजों में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हम लोगों को करने होते हैं या जो भी कार्य हम लोगों को करना होता है, वो सभी हमें लिखित तौर पर लिखना बहुत जरूरी है। ये समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी एवं प्रतिवेदन शासन की संस्कृति पैदा हुई कि इसी के द्वारा उनके इस लिखने की प्रक्रिया को, इन दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए, लिखने के लिए उन्होंने दस्तावेजों का निर्माण करना स्टार्ट किया। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि इन दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना भी बहुत जरूरी है, लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवाए और उन्होंने इन दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े कक्षों का भी निर्माण किया, जहाँ पे इनको सुरक्षित रखते। जैसे कि आपके स्कूल्स में लाइब्रेरी होती है, जहाँ पे आपकी संपूर्ण बुकों को हम उसके अंदर रखते हैं ताकि आपको उस एक जगह पर आपको सभी बुक्स वहाँ पर मिल जाए, आपको अलग अलग क्लास में या अलग अलग के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो उन्होंने भी सरकारी दफ्तरों में एक कक्ष का निर्माण किया जिसमें उन्होंने संपूर्ण दस्तावेजों को रखना शुरू किया। दफ्तर, कलेक्टर, कमिश्नर दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके लिए रिकॉर्ड रूम बनाए जाने लगे। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागृहों में देख सकते हैं कि जो दस्तावेज उन्होंने एक सरकारी कार्यालय से दूसरे सरकारी कार्यालय में या कहीं और भेजे हैं, तो उनका भी उन्होंने रिकॉर्ड अपने पास में रखा है, जिनको आज हम अभिलेखागृहों में, म्यूजियम्स वगैरह में या इनके लाइब्रेरीज वगैरह में जो कि गवर्नमेंट से बनाई गई है, उनमें हम आज भी उनको देख सकते हैं। नोट्स एंड रिपोर्ट पढ़ सकते हैं या बैठे अफसरों के द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव भी देख सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानी पूर्वक नकलें बनाई जाती थी। फिर आया आपके कि सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व, कि कैसे सर्वेक्षण का महत्व बढ़ता गया। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी बहुत महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह
शासन चलाने के लिए उसे सही ढंग से जानना बहुत जरूरी होता है। ये सभी को पता है कि अगर हमें कोई कार्य करना है तो उस कार्य को करने के लिए पहले हमें उस कार्य की संपूर्ण जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर आपको उस कार्य की जानकारी नहीं है, अगर आप उस कार्य को कर रहे हो तो आपको उस कार्य में करने में आपसे बहुत गलतियां होगी। तो इसलिए अंग्रेजों को ये लगा कि सबसे पहले अगर हम कोई कार्य करते हैं तो हमें उस कार्य के बारे में पूरी जानकारी होना आवश्यक है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गांवों में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां मिलने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतु, स्थानीय इतिहासों और फसलों का पता लगाया जाता था। ये गांव-गांव जाकर वहां की मिट्टी के बारे में, वहां के उपजाऊ क्षेत्र के बारे में, या वहां पे कौन सी फसल उगाई जानी चाहिए, कौन सी मिट्टी के लिए कौन सी फसल उपजाऊ होती है, तो इन सब के बारे में वहां जाकर जानकारी लेने लगे। 19वीं सदी के आखिर तक हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। आपको सबको पता है कि जनगणनाएं हर 10 साल में जनगणनाएं होती हैं, तो उस समय भी ये जनगणना हर 10 साल में जनगणना की जाने लगी। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियां इकट्ठी की जाती थी। इन जनगणना के द्वारा कि सभी गांव क्षेत्रों में, शहरों में, नगरों में, इन सभी में लोगों को गिनने की गणना की प्रक्रिया स्टार्ट की गई, जिससे ये पता लगे कौन से धर्म के लोग कितने हैं, कितने गाँव में कितनी संख्या में लोग निवास करते हैं, इन सभी के बारे में वहां पे जानकारी संग्रहित की जाने लगी। फिर आता है अधिकतर रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता। जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनसे हम लोगों को पता चलता है या नहीं चलता, आप इसमें पढ़ेंगे। रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारे सरकारी रिकॉर्ड्स हैं, कि इनमें ये पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीजों में थी, बाद के लिए वे किन चीजों को बचाए रखना चाहते थे। उनके रिकॉर्ड रखने की इस बात से ही ये स्पष्ट हो रहा है कि उन्होंने इस पे रुचि ली कि हमें अपने सभी दस्तावेजों को इकट्ठा करके रखना चाहिए, या हमें पूरे नगरों की जानकारी को हम किस तरह से जनगणना के द्वारा किस तरह से हम उसको सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये उन्होंने निश्चित किया कि हम लोगों को इन सब के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। तो इन रिकॉर्ड्स से हम ये समझने में हमें मदद मिलती है कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह थी। आज इन्हीं रिकॉर्ड्स के द्वारा हमें पता लग रहा है कि अंग्रेजों को इन सब चीजों की आवश्यकता थी, नहीं तो अगर वो इन रिकॉर्ड्स को नहीं रखते तो क्या आज हम उस समय के बारे में पता कर सकते थे? नहीं। आज हम जो बुक्स पढ़ रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को ये जब लिखित तौर पर मिलेगी तो उन लोगों को ये पता लगेगा कि हम आज ये वाली बुक्स, उस समय ये वाली बुक्स चलती थी। उसी तरह से हम अपने पहले वालों को देखते हैं तो कि उनके रिकॉर्ड्स में किस तरह से कोई वस्तु हुआ करती थी या कौन किस धारणा से जुड़े हुए थे, तो उनको पढ़ने से हमें उन लोगों के सोच के बारे में पता लगता है। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों को तलाश में निकलते हैं तो उनमें कोई भी कमी नहीं रहती। सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना जरा मुश्किल साबित होता है। इस लिहाज से लोगों की डायरियां, तीर्थ यात्राओं के स्मरण, लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आप सभी लोग जानते हो कि आप बुक्स वगैरह को क्यों कहीं जाते हो तो आप बुक्स वगैरह पढ़ते हो, या उस क्षेत्र की भाषाओं के बुक्स पढ़ते हो। जो जिस क्षेत्र की भाषा जानता है वो उस भाषा में जहाँ रुचि लेता है तो वो उन महत्वपूर्ण पुस्तिकाओं को पढ़ते हैं। जैसे जैसे कि छपाई की तकनीक फैली, क्योंकि पहले सिर्फ वो हाथ के द्वारा लिखते थे, उनके पास कोई मशीनें नहीं हुआ करती थी। धीरे धीरे छपाई की प्रक्रिया में तकनीकी उत्पन्न होने लगी तो बड़ी बड़ी प्रेसों का निर्माण होने लगा, जहाँ पे एक संख्या में एक छपाई से या एक मशीन से हम हजारों बुकों का निर्माण करने लगे। नेताओं अखबार छपने लगे, विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी। पहले इन सब चीजों पर अधिकार नहीं था, अब क्या है, लोगों में समझ जैसे जैसे बढ़ती गई, लोग प्रक्रियाओं को समझने लगे, उनमें तर्क वितर्क करने लगे। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा। कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। कि जितने भी कवि हुए उन्होंने उस समय के भावनाओं को अपने
के जरिए लोगों तक पहुंचाना स्टार्ट किया, भाषण होने लगे, तर्क वितर्क होने लगे, अखबार छपने लगे। इन सभी के द्वारा हम अपने भावों को दूसरों तक पहुंचाने लग गए। लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे। अब ये भी सत्य है कि जो लोग पढ़ना लिखना जानते थे उन्होंने इन सब चीजों का निर्माण किया, लेकिन जिस देश की जनसंख्या पढ़ी लिखी नहीं होगी वो इन वस्तुओं का निर्माण कैसे करेगा, या वो इन वस्तुओं को कैसे इनका यूज करेगा, इस्तेमाल करेगा। इनसे हमें ये पता नहीं लग सकता कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभवों से गुजर रहे थे। कि उस समय, क्योंकि ये तो नहीं है कि सभी लोग उस समय भी अमीर हुआ करते, सब सुख सुविधाओं सब लोगों के पास में हुआ करते, जैसे कि आज का युग है उसी तरह उस समय का युग भी हो गया। आज के युग में भी आपको हर स्तर के लोग मिलेंगे, उच्च वर्ग के भी मिलेंगे, मध्यम वर्ग के मिलेंगे और निम्न वर्ग के भी मिलेंगे। तो आज जो उच्च वर्ग के व्यक्तियों को मिल रहा है, क्या वो निम्न वर्ग के व्यक्तियों को मिल रहा है? नहीं। तो उसी तरह से उस समय भी ये उच्च वर्ग, निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग रहा होगा। तो हमें सिर्फ ये रिकॉर्ड्स के द्वारा हमें सिर्फ उच्च वर्ग के व्यक्तियों की सोच के बारे में पता लगता है, लेकिन हमें उस समय के निम्न वर्ग जो किसान थे, जो आदिवासी जनजाति लोग थे, उनके बारे में हमें इनके द्वारा पता नहीं चला पाया है कि वो अपनी जिंदगी को किस तरह से गुजर बसर कर रहे थे। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम ये जान सकते हैं कि हम इनको किस तरह से, इनका जीवन किस तरह से लिया होगा। कि आपको पता है अखबारों से देश के विभिन्न भागों में चल रहे आंदोलनों का पता चलता है। अखबारों का जिस तरह से आविष्कार हुआ तो आप घर बैठे ही आपको देश विदेश के जुड़ी हुई समस्त गतिविधियों के बारे में पता लग जाता है। कि अखबार क्यों होता है, अखबार के लिए आप सुबह इंतजार करते हो, कल के आज ये न्यूज आएगी, कल ये न्यूज आएगी, या देश में आप टीवी पे देख रहे हो। तो इन सभी के द्वारा अखबार से हमें आंदोलनों का पता चलता है। 1946 में हुई पुलिस की एक हड़ताल की खबर दी गई थी कि दिल्ली में 2000 से ज्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार सवेरे अपने कम वेतन और पुलिस लाइन कर्मचारियों को घटिया भोजन के खिलाफ खाना खाने से इनकार कर दिया था। इन अखबारों के द्वारा ही हमें ये सूचनाएं मिलती है, और रिकॉर्ड आज भी, जब से अखबार बनने लगे होंगे तब से रिकॉर्ड आज भी अखबारों के संग्रहालयों में रखा गया होगा, जिनके द्वारा हमें उस समय की छपने वाली लिपि का पता लगता है और आज की कि किस तरह से अखबार की छपने की प्रक्रिया में भी कितना परिवर्तन आया है। इन सब का हम अध्ययन इस पाठ में किया है। आपका ये पाठ चैप्टर खत्म होता है। आपको सबको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे, कब, और जो लोगों के दिमाग में क्वेश्चंस होते हैं कि ये वस्तु कैसे बनी थी, कब आई थी, इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता था, या कब इसका निर्माण हुआ था, पहले किसने इसको इस्तेमाल किया था, इन सभी इस पाठ में हमने उन सभी के बारे में अध्ययन किया है। आप सबको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब इसके नेक्स्ट चैप्टर को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आई होप you understood all topics. Thank you.